नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो एडवांस सीरीज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसे कि दोस्तों हम एडवांस सीरीज के अंदर हमने ओबीजी जो सब्जेक्ट उसको कंप्लीट कर लिया है, एंडोक्राइन कंप्लीट कर लिया है, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है, मस्कुलोस्केलेटन पढ़ लिया है, आई पढ़ लिया है, ईयर पढ़ लिया है और हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम चल रहा है, जिसमें हमारी ये 11वीं क्लास है। आज की क्लास में जो मेन दो चीजें हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम और अपेंडिसाइटिस के बारे में। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, एक क्लाइंट इज एडमिटेड विद एनोरेक्सिया, वेट लॉस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड एबनॉर्मल स्टूल। ए डायग्नोसिस ऑफ माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम इज मेड। एक क्लाइंट है दोस्तों, वो एडमिट हुआ है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, एनोरेक्सिया हो रहा है, साथ में उसको वेट लॉस हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है एंड एबनॉर्मल उसका स्टूल है। कोई किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल स्टूल है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार का स्टूल इसमें दिखाई देता है। ए डायग्नोसिस ऑफ माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम इज मेड। उस पेशेंट को जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो किस चीज की है, माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम की है, तो इसकी डायग्नोसिस बनाई गई है। What nursing action should the nurse implement to best meet this client needs? कि इस क्लाइंट के लिए हमें क्या नर्सिंग जो इम्प्लीमेंटेशन हम वो करेंगे जो कि उसके लिए क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, बेस्ट रहेगी। अलाउ द क्लाइंट टू ईट फूड प्रेफरेंस, कि हम क्लाइंट को ये कहेंगे कि वो जो चीज़ खाना चाहता है वो सभी चीज़ें वो खा सकता है जो भी उसकी प्रेफरेंस की हैं। सेकंड दोस्तों, एनकरेज करेंगे द कंजप्शन ऑफ हाई प्रोटीन फूड, कि हम क्लाइंट को कहेंगे कि आप क्या लो दोस्तों, हाई प्रोटीन फूड लो। इंस्टीट्यूट करेंगे आईवी थेरेपी टू इंप्रूव द क्लाइंट्स हाइड्रेशन, कि क्लाइंट के हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए हम जो आईवी थेरेपी है दोस्तों वो स्टार्ट करेंगे। फोर्थ है मेंटेन करेंगे एनपीओ स्टेटस बिकॉज फूड प्रेसिपिटेट्स डायरिया, हम उसको एनपीओ पे रखेंगे क्योंकि जो क्लाइंट है दोस्तों उसको जो फूड दे रहे हैं उसके कारण उसको क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो ये चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम में क्या होता है। माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम, एक माल का मतलब हो गया दोस्तों एबनॉर्मल और एब्जॉर्प्टिव का मतलब क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। तो माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो क्लाइंट है दोस्तों उसको किसी भी एक स्पेसिफिक फूड से वो क्या होता है, उसको एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, और वो भी कोई भी साइट हो सकती है बॉडी की, चाहे वो ओरल कैविटी हो, ठीक है, जो डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें यही आता है, चाहे वो ओरल कैविटी हो, चाहे स्टोमक हो, जहां भी कोई भी जो साइट है दोस्तों जहां से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, चाहे वो इंटेस्टाइन हो, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम हो या फिर लार्ज इंटेस्टाइन का कोई भी पार्ट हो, अगर वहां से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है दोस्तों तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम के नाम से जानेंगे। माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम जो होता है दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। एक होता है आपका प्राइमरी और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम वो होता है दोस्तों कि जो किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्म से प्रेजेंट होता हो, चाहे जन्म से उसके अंदर किसी भी चीज की कमी है उसके कारण जो सिंड्रोम उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कंडीशन, जो डिजीज कंडीशन उसके अंदर प्रेजेंट होती है वो प्राइमरी होगा। और सेकेंडरी किसी डिजीज कंडीशन के कारण या कोई भी सर्जरी के कारण दोस्तों अगर वो कंडीशन डेवलप हुई है तो उसे हम सेकेंडरी माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम के नाम से जानेंगे। तो प्राइमरी के अंदर मेनली दो आती हैं जो दोस्तों बच्चों के अंदर जो होती है हम सीलियक स्पिरो डिजीज कहते हैं, एडल्ट के अंदर ही हम किस नाम जानते हैं, सीलियक डिजीज के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो दोस्तों लैक्टेज इनडेफिशिएंसी की, किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर जो लैक्टेज है दोस्तों उसकी क्या हो, कमी हो, तो उसे हम लैक्टेज जो एंजाइम है उसकी कमी हो तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, लैक्टेज डेफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम किस में इंक्लूड करते हैं, प्राइमरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। और सेकेंडरी के अंदर दोस्तों कोई भी मतलब डिजीज कंडीशन नहीं है लेकिन क्या क्या कारण हो सकते हैं कि भाई किसी भी पर्सन का जो एब्जॉर्प्शन क्या होता है दोस्तों वो क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। जैसे कि किसी भी प्रकार की गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सर्जरी, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सर्जरी। तो हमने देखा था दोस्तों, आपने भी पढ़ा होगा जब हम बिलरोथ प्रोसीजर पढ़ते थे, जब स्टोमक का कोई पार्ट को आप रिमूव कर दो तो वहां पर कोई पार्ट रहेगा नहीं, तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो सकती है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जैसे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता क्योंकि स्टोमक जो है दोस्तों उससे क्या होता है, जो इंट्रिंसिक फैक्टर वो रिलीज होता है दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम टर्मिनल इलियम। इलियम को जो पार्ट है वहां से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो उस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन क्या हुआ दोस्तों, प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, उसके कारण क्या हो सकता है, माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो आप टर्मिनल जो इलियम है आप उसको रिमूव कर दो, इलेक्टोमी कर दो किसी भी पेशेंट के अंदर, तो वहां से भी फिर उसकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 क्या हो सकता है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन अवरुद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार गैस्ट्रिक या इंटेस्टाइनल सर्जरी के कारण हो सकता है, किसी भी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन हो या कोई भी क्या हो दोस्तों, इन्फ्लामेशन हो।
ठीक है। जैसे मान लो हेपेटाइटिस हो गया किसी भी पेशेंट को, ठीक है, या फिर कोलेसिस्टाइटिस हो गया, तो गोल ब्लैडर है, उसमें जो बाइल वहां पे स्टोर होता है वो रिलीज नहीं हो पाए, तो उसके कारण फैट जो है दोस्तों उसके एब्जॉर्प्शन में क्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। पैनक्रियाटाइटिस हो जाए तो पैनक्रियाटिक जो जूसेज जो हैं, जो सीक्रेट करते हैं जो एंजाइम्स, वो नहीं मिल पाए, तो उसके कारण भी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिनके कारण सेकेंडरी माल एब्जॉर्प्टिव जो सिंड्रोम है दोस्तों वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। किसी भी गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल सर्जरी के कारण हो सकता है, किसी भी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, किसी भी क्या कारण हो सकता है दोस्तों, इन्फ्लेमेशन के कारण, तो इसे हम सेकेंडरी माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें आती हैं दोस्तों उसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आते हैं, इसके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे और इसका मैनेजमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल अगर हम मैनिफेस्टेशंस की बात करें दोस्तों तो ऐसे क्लाइंट के अंदर देखने को मिलेगा एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा दोस्तों ऐसे क्लाइंट के अंदर। इसके साथ में ये जो क्लाइंट होते हैं दोस्तों इनके अंदर फटीग एंड वीकनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे बॉडी के अंदर तो दोस्तों उसके कारण क्या हो सकती है, फटीग और जो वीकनेस है वो क्या हो सकती है दोस्तों, डेवलप हो जाएगी। और जब जो न्यूट्रिएंट्स उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो इसके कारण क्लाइंट को क्या हो सकता है दोस्तों, वेट लॉस भी हो सकता है। क्लाइंट को क्या देखने को मिल सकता है दोस्तों, वेट लॉस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गैस का फॉर्मेशन होने लग जाता है तो फ्लैटुलेंस देखने को मिलता है, जिसके कारण एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी हो सकता है, ठीक है, गैस फॉर्मेशन हो सकती है। इसके कारण क्या हो सकता है, क्लाइंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है। ऐसे क्लाइंट को दोस्तों क्या तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा या फिर डायरिया, कोई भी एक चीज देखने को मिलेगी, या कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है दोस्तों या डायरिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये एक डिजीज हमने पढ़ी थी डंपिंग सिंड्रोम, उसमें कौन सी साउंड आई थी, बोरबोरिग्मी साउंड, बोरबोरिग्मी साउंड। तो यहाँ पर भी माल एब्जॉर्प्शन होने के कारण जो बोरबोरिग्मी है दोस्तों क्या हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है। गर्गलिंग साउंड प्रेजेंट होती है। डंपिंग सिंड्रोम में हमने ये पढ़ा था कि जो कंटेंट एकदम से पास होते हैं, जब एब्जॉर्प्शन नहीं होंगे तो एकदम से पास होंगे, तो उसके कारण जो गर्गलिंग साउंड सुनाई देती है हाइपर मोटिलिटी के कारण, उसे हम बोरबोरिग्मी साउंड के नाम से जानते हैं। तो बोरबोरिग्मी साउंड एक तो हमने किस में पढ़ा था दोस्तों, डंपिंग सिंड्रोम में पढ़ा था, और एक यहाँ पर बोरबोरिग्मी साउंड किसके अंदर आया है दोस्तों, आपका माल एब्जॉर्प्टिव जो सिंड्रोम है उसके अंदर आया है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे क्लाइंट के अंदर एबनॉर्मल स्टूल देखने को मिलता है। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि जो माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम है उसमें किस प्रकार का स्टूल देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों स्टूल के अंदर, क्या तो आपसे क्वेश्चन में वो ये देगा कि फैट ग्लोब्यूल्स इन स्टूल, क्या तो ऑप्शन में ये आएगा कि जो फैट ग्लोब्यूल्स है दोस्तों स्टूल के अंदर वो देखने को मिलेंगे। और अगर ऐसे नहीं आता है क्वेश्चन तो इसमें लिखा हुआ आएगा स्टेटोरिया, कि स्टूल के अंदर फैट का प्रेजेंस होना क्या कहलाता है दोस्तों, स्टेटोरिया कहलाता है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम में किस प्रकार का स्टूल देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी फैट ग्लोब्यूल्स इन स्टूल लिखा हुआ आएगा, या अगर ऐसे नहीं लिखा हुआ था तो स्टेटोरिया आपको देखने को मिलेगा। तो दीज आर द साइन दैट कैन अकर्स ड्यू टू द माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम। इसके अलावा जो क्लाइंट है दोस्तों उसके अंदर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है, ठीक है, विटामिन की डेफिशिएंसी या फिर सॉरी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। तो ये सब चीजें भी देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके मैनेजमेंट की। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों तो मेन इसका जो डाइटरी जो मैनेजमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। भाई जिस चीज से उसको माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो चीज हम क्या करते हैं दोस्तों इसके अंदर अवॉइड करते हैं। तो आपने बहुत सारा पढ़ा हुआ होगा दोस्तों, बहुत बार पढ़ा हुआ होगा कि ऐसे पेशेंट को हम क्या देते हैं, ग्लूटीन फ्री डाइट देते हैं। ऐसे पेशेंट को हम कैसी डाइट देते हैं दोस्तों, ग्लूटीन फ्री डाइट देते हैं। ऐसे पेशेंट को हम ग्लूटीन फ्री डाइट देते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसे जो पेशेंट होते हैं इनको हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट दी जाती है, हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी। और कई बार लो फैट डाइट भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कि लो फैट डाइट देते हैं, लो फैट डाइट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है कि माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम में किस प्रकार की डाइट प्रोवाइड की जाती है। ग्लूटेन फ्री, हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट दी जाती है और लो फैट डाइट दी जाती है, ठीक है। डाइट के अंदर हाई कैलोरी होनी चाहिए, हाई क्या होनी चाहिए दोस्तों, प्रोटीन होनी चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना जरूरी है, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट है जिसके कारण उसको माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो तो देंगे नहीं, तो उसके अलावा हम देंगे तो मेनली हम प्रोटीन देते हैं, हाई प्रोटीन देते हैं और हाई कैलोरी जो डाइट है दोस्तों वो देते हैं। प्रोटीन के द्वारा जो भी अगर किसी भी डैमेज हुआ है, कोई भी डिजनरेशन हुआ है दोस्तों उसमें हेल्प करेगी। इसके अलावा क्लाइंट का वेट लॉस होता है, इसमें क्लाइंट की जो वीकनेस है, फटीग मेलाइज है दोस्तों, उसमें भी क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। उससे ओवरकम होने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन डायरेक्टली ग्लूटीन फ्री डाइट से पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन आपने अभी तक पढ़े होंगे कि भाई ग्लूटीन फ्री डाइट के अंदर वो आपसे डायरेक्टली ऐसे नहीं देगा कि भाई ग्लूटीन फ्री डाइट देती है, क्योंकि पहले ही क्वेश्चंस पूछे जाते थे ऐसे जिसमें आपको कहता था कि भाई ग्लूटीन फ्री डाइट देते हैं। तो अब जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों वो आपसे पूछेगा कि भाई क्या क्या चीजें नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हम ऐसे क्लाइंट को वीट नहीं देते हैं, ओट नहीं देते हैं, ओट्स नहीं देते हैं, इसके अलावा बार्ले नहीं देते हैं एंड राई नहीं देते हैं, एंड राई,
ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है दोस्तों, अवॉइड करना है। ऐसे क्लाइंट के अंदर ये सब चीज़ें क्या की जाती हैं दोस्तों, अवॉइड की जाती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या की जाती हैं, अवॉइड की जाती हैं। व्हीट, ओट्स, बार्ले और राई। तो इसको आप रोब से याद रख लो, WROB, क्योंकि बार बार आता है ये, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। या फिर BROW, ब्रो याद रख लो, ब्रो। आईब्रो होती है ना, ये ज़्यादा बेटर वर्ड बनना है ना, ब्रो। आईब्रो होती है तो उसका ब्रो नहीं देते हैं, ऐसे याद रख लो, ब्रो नहीं देते हैं। ठीक है, क्या नहीं देते हैं, ब्रो नहीं देते हैं। बार्ले नहीं देते हैं। इसके अंदर राइस मत याद रखना, ये राई लिखा हुआ है यहाँ पे, राई। ठीक है, ये बार्ले है, ये ओट्स है और ये व्हीट है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। तो दिस इज द डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ द माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, कि जो क्वेश्चन है ये किस चीज के बारे में कह रहा है हमें। तो क्वेश्चन सिंपल सा है दोस्तों कि क्लाइंट को क्या क्या हुआ है। देखो, क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिला, वेट लॉस देखने को मिला। मैंने आपको कहा था कि क्लाइंट के अंदर एनोरेक्सिया रहेगा, तो लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा। तो जो क्लाइंट है कुछ खा नहीं पाएगा, उसके कारण उसको फटीग होगा, मेलाइज होगा एंड वेट लॉस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो क्लाइंट है उसके अंदर डायरिया या कॉन्स्टिपेशन में से कोई एक चीज देखने को मिलती है। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैटुलेंस होता है, जिसके कारण क्लाइंट को क्या हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी देखने को मिल सकता है। एंड एबनॉर्मल स्टूल के अंदर स्टेटोरिया देखने को मिलता है। तो डायग्नोसिस बन गई। अब हमें इसके नर्सिंग जो मैनेजमेंट है दोस्तों, वो देखना है कि क्या क्या चीजें करेंगे। पहला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि अलाउ द क्लाइंट टू ईट फूड प्रेफरेंस, कि क्लाइंट जो भी चीज खाना चाहता है वो देंगे। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। हो सकता है कि जो क्लाइंट है वो आपको कहे कि मैं तो व्हीट खाऊंगा, मैं तो ओट्स खाऊंगा, मैं तो राइस खाऊंगा, मैं तो बार्ले खाऊंगा। तो ये सब चीजें हमें क्या करनी है दोस्तों, उसके अंदर अवॉइड करनी है, हमें ये चीजें नहीं देनी है। तो हम क्लाइंट को इस चीज के लिए अलाउ नहीं कर सकते हैं कि क्लाइंट जो चीज खाना चाहता है वो खाए। तो ये चीज क्या हो जाएगा, इसके लिए रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन है दोस्तों क्या कह रहा है कि एनकरेज द कंजप्शन ऑफ हाई प्रोटीन फूड। अभी तक ये बिल्कुल सही है हमारा आंसर। आगे हम देखते हैं कि बाकी के जो ऑप्शन है वो हमें क्या बता रहे हैं, लेकिन अभी तक ये हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है कि ऐसे क्लाइंट को जो डाइट दी जाती है वो हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी, लो फैट, ग्लूटेन फ्री, ठीक है, ऐसी डाइट क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। थर्ड जो ऑप्शन वो क्या कह रहा है दोस्तों, इंस्टीट्यूट आईवी थेरेपी टू इंप्रूव द क्लाइंट हाइड्रेशन, कि भाई क्लाइंट के हाइड्रेशन को इंप्रूव करने के लिए हमें, तो वाटर से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पहली चीज तो देखो वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उसको हाइड्रेशन के लिए आईवी थेरेपी देने की जरूरत पड़े। दूसरी चीज दोस्तों, आईवी थेरेपी की कोई जरूरत नहीं है, क्लाइंट को बस आपको उस चीज को अवॉइड करना है। उसके अलावा आप हाई प्रोटीन दो और हाई कैलोरी दो। जिस चीज से, जैसे ग्लूटीन है दोस्तों, उससे क्लाइंट को क्या हो रहा है दोस्तों, ग्लूटीन से प्रॉब्लम हो रही है, तब उसको ग्लूटीन मत दो, बाकी की चीजें दे दो आप उसे। इसलिए आईवी थेरेपी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, और नहीं क्लाइंट को हमें एनपीओ रखने की जरूरत है। इसमें दे रखा है कि मेंटेन द एनपीओ स्टेटस। एनपीओ तो जब रखेंगे भाई उसको और किसी चीज के कारण प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है, उसको जो मेन जो प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, जिससे न्यूट्रिएंट से हो रही है, वो न्यूट्रिएंट नहीं देंगे हम, तो बाकी किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इसलिए क्लाइंट को एनपीओ रखने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज फूड प्रेसिपिटेट, फूड नहीं आएगा, एक स्पेसिफिक जो फूड है दोस्तों उसके कारण उसे डायरिया हो रहा है, न कि उसे ऐसे किसी रीजन के कारण डायरिया हो रहा है कि वो कुछ भी खाएगा तो उसको डायरिया होगा। वो सिर्फ डायरिया हो रहा है जिस चीज को उसकी जो बॉडी है दोस्तों वो क्या नहीं कर पा रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, जिसके कारण उसे माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, एनकरेज द कंजप्शन ऑफ हाई प्रोटीन फूड। तो लिख लो, माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम में, माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम में क्लाइंट को हम, माल सिंड्रोम के क्लाइंट को, ऐसे लिख लो, माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम के क्लाइंट को या पेशेंट को, के क्लाइंट को हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी, लो फैट एंड ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है। ग्लूटेन फ्री डाइट, ब्रैकेट में लिख लो अवॉइड, क्योंकि ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा जब आपको सब चीजें याद हो जाएंगी। तो ब्रो से लिख लो, बार्ले, राई, ओट्स एंड व्हीट डाइट दी जाती है, ठीक है। इसको लिख लो, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब ज्यादातर हमारे क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल सिंपल होंगे आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हमने जब माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम इसको पढ़ लिया है। एक क्लाइंट इज डायग्नोज्ड एज हैविंग माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम, वही बात है कि क्लाइंट है, जल्दी जल्दी पढ़ो, माल एब्जॉर्प्शन होगा क्लाइंट के अंदर, तो मतलब कि कोई भी जो न्यूट्रिएंट है उसका क्या होगा दोस्तों, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा।
जो स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। कोई सब न्यूट्रिएंट्स का नहीं होता, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। माल एब्जॉर्प्टिव में दो प्रकार का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर दो आती हैं, सीलिएक स्पिलियो डिजीज आती है और एक लैक्टेज डेफिशिएंसी आती है, ठीक है। सेकेंडरी और किसी कारण से होता है, प्राइमरी जन्म से प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी और किसी कारण से होगा, जैसे गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल जो सर्जरी है उनके कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, इन्फ्लेमेशन के कारण हो सकता है, तो उसे हम सेकेंडरी माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो क्लाइंट है दोस्तों उसके अंदर एनोरेक्सिया के कारण उसका क्या होगा, मेलाइज होगा, फटीग होगा और उसका वेट क्या होगा, लॉस होगा। फ्लैटुलेंस प्रेजेंट होगा जिसके कारण उसको एब्डोमिनल जो डिस्टेंशन है वो देखने को उसके अंदर मिलेगा। बोरिंग में जो साउंड है दोस्तों वो भी प्रेजेंट हो सकती है, जो कि एक डंपिंग सिंड्रोम के अंदर भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जो स्टूल है वो स्टेटोरिया होगा या स्टूल के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे। ऐसे क्लाइंट को हम कैसी डाइट देंगे, हाई प्रोटीन देंगे, हाई कैलोरी देंगे, लो फैट देंगे, ग्लूटेन फ्री देंगे, जिसके अंदर हम व्हीट नहीं देंगे, उसके अंदर हम व्हीट नहीं देंगे, राई नहीं देंगे, ओट्स नहीं देंगे और बार्ले नहीं देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया है। तो बस सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि विच इंटरवेंशन शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू प्रेसिपिटेट ए स्ट्राइकिंग क्लिनिकल इंप्रूवमेंट इन द क्लाइंट। मतलब ऐसे क्लाइंट के अंदर अगर हम इंप्रूवमेंट देखना है, जिससे सीलियक स्पिलियो डिजीज है दोस्तों, सीलियक स्पिलियो बच्चों के अंदर जो प्रेजेंट होगी सीलियक स्पिलियो होगी, एडल्ट के अंदर यही डिजीज क्या कहलाएगी, सीलियक डिजीज कहलाएगी, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों कि क्या चीजें नहीं देंगे हम, फोलिक एसिड, विटामिन B12, कोर्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूटेन फ्री। तो इन चीजों से, इन तीनों चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों चीजें आप उसको दे सकते हो, फोलिक एसिड भी दे सकते हो, विटामिन B12 दे सकते हो, कोर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हो। और उसे क्या नहीं दे सकते दोस्तों, ग्लूटेन फ्री डाइट नहीं दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ग्लूटेन फ्री राइट। और ग्लूटेन फ्री जो डाइट होती है दोस्तों उसके अंदर क्या क्या नहीं देते हैं, व्हीट नहीं देते हैं, बार्ले नहीं देते हैं, ओट नहीं देते हैं और क्या नहीं देते हैं दोस्तों, ठीक है, व्हीट नहीं देते हैं, ओट नहीं देते हैं, बार्ले नहीं देते हैं और राई नहीं देते हैं, ठीक है, राई नहीं देते हैं। तो ग्लूटेन फ्री डाइट तो लिख लो। सीलियक स्पिलियो डिजीज में ब्रैकेट में लिख लो, माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम में, माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम में क्लाइंट को ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है, ग्लूटेन फ्री डाइट। ब्रैकेट में वापस लिख लो, बार बार लिखो, याद हो जाएगा। अवॉइड व्हीट, बार्ले, राई एंड ओट्स फ्री डाइट दी जाती है। पॉज द वीडियो, टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सबसे पहली बात कि सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला है। इसका मतलब कि एक से ज्यादा जो ऑप्शन होंगे वो इसके क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। पहला जो ऑप्शन दे रखा है क्या दे रखा है, क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम। एक क्लाइंट है दोस्तों जिसके अंदर क्या चीज डायग्नोज किया गया है, माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम डायग्नोज किया गया है, माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम डायग्नोज किया गया है। तो मेनली ऐसे क्लाइंट के अंदर क्या होगा दोस्तों कि कोई भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम कहलाता है ये, ठीक है। जिसके अंदर मेन जो डिजीज आती है सीलियक डिजीज एंड सीलियक स्पिलियो डिजीज आती है, लैक्टेज डेफिशिएंसी आती है। तो विच फूड शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू अवॉइड। तो आप बताओ कि ऐसे क्लाइंट के अंदर क्या चीजें क्या की जाएंगी दोस्तों, अवॉइड की जाएंगी दोस्तों। तो ऐसे क्लाइंट के अंदर हम अवॉइड करेंगे, व्हीट करेंगे, बार्ले करेंगे, राई करेंगे एंड ओट्स करेंगे, ठीक है, ओट्स करेंगे। तो अब कॉर्न जो होता है दोस्तों उसके अंदर ग्लूटीन नहीं होता है, चीज के अंदर नहीं होता है, ओट मील मतलब ओट होता है इसके अंदर, तो ये हम इसके अंदर क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें आंसर सेलेक्ट करना है, तो हमारा अभी ये दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, चीज दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, ओटमील नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ओटमील नहीं दे सकते हैं, हमें तो वही ढूंढना है जो अवॉइड करना है, तो हम ओटमील नहीं दे सकते हैं, राई नहीं दे सकते हैं, तो राई भी, और फ्रूट जूस भी दे सकते हैं, फ्रूट जूस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों दैट वुड बी ओटमील एंड राई ब्रेड, ठीक है, ओटमील और राई ब्रेड होगा। कि ओटमील और जो राई ब्रेड है वो ऐसे क्लाइंट को नहीं दी जा सकती है, मैं कह रहा हूँ नहीं दी जा सकती है दोस्तों, क्यों, क्योंकि ओटमील में ओट्स है और राई ब्रेड के अंदर राई है, तो ये दोनों चीजें हम इसको नहीं देंगे। बाकी की जितनी भी चीजें हैं दोस्तों माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम को दे सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे पैसे, ये ओट जो ये है, ओट है आपका, व्हीट है, बार्ले, राई है, इन सब में क्या पाया जाता है, ग्लूटीन पाया जाता है। तो ग्लूटीन फ्री डाइट दी जाती है ऐसे पेशेंटों को, इसलिए ये चीजें नहीं दी जाएंगी। तो लिख लेते हैं, तो लिखो माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम के क्लाइंट को, वापस से लिख लो, वही चीजें लिख रहे हैं बार बार, माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम के क्लाइंट को ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है, ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है तथा कि राई ब्रेड लिखा हुआ है ना, राई ब्रेड एंड ओट मील,
तथा ओट मील एंड राई ब्रेड को अवॉइड किया जाता है, चार चीजों को अवॉइड करेंगे, ब्रोको, BROW, ठीक है। चार चीजों को हम अवॉइड करते हैं, बार्ले को अवॉइड करेंगे, राई को अवॉइड करेंगे, ओट को अवॉइड करेंगे और वीट को अवॉइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बता रहा है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। फॉर विच क्लासिक क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स असेस द स्टूल ऑफ क्लाइंट्स विद माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम, कि माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं इसमें किस प्रकार का स्टूल देखने को मिलेगा। मेलिना देखने को मिलेगा, फ्रैंक ब्लड देखने को मिलेगा, फैट ग्लोब्यूल्स देखने को मिलेगा, या फिर जो करंट जेली कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगा। रेड करंट भी लिखा हो सकता है इसमें, रेड करंट जेली भी लिखा हो सकता है, या फिर क्या लिखा हो सकता है, करंट जेली कंसिस्टेंसी का लिखा हुआ आ सकता है। तो चार चीजें हैं दोस्तों आपको ढूंढना है कि माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम के अंदर किस प्रकार का। तो हमने बात की थी दोस्तों कि माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम के अंदर पेशेंट के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। दोबारा से एक बार जल्दी रिपीट करवा देता हूं। माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम के क्लाइंट के अंदर बताता हूं, जो चीज पढ़ो ना बार बार, आपको घर पर जाने की जरूरत नहीं पड़े, बार बार यहां पर रिपीट कर लोगे ना तो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली बात क्या रखोगे, क्लाइंट को एनोरेक्सिया होगा, भूख नहीं लगेगी तो क्लाइंट को क्या होगा, फटीग होगा, मेलाइस होगा, वीकनेस होगा, एंड वीकनेस देखने को मिलेगी। अगर ये सब देखने को मिलेगी दोस्तों, एनोरेक्सिया होगा, दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर विल लीड टू वेट लॉस। क्लाइंट के अंदर क्या होगा दोस्तों, वेट लॉस होगा। इसके अलावा क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, जब माल एब्जॉर्प्शन होगा तो इसके अलावा जो क्लाइंट है उसके अंदर एक साउंड सुनाई देगी जिसे हम बोर-बोरिंग साउंड के नाम से जानते हैं। ये सुनाई दे सकती है, बोर-बोरिंग साउंड है वो एक डंपिंग सिंड्रोम के अंदर भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। गर्गलिंग साउंड होती है, तेजी से जब कोई भी कंटेंट बाहर पास होता है हाइपर मोटिलिटी के साथ, तो उसे हम बोर-बोरिंग साउंड के नाम से जानते हैं। तो बोर-बोरिंग जो साउंड है दोस्तों वो भी क्लाइंट के अंदर क्या हो सकता है, देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्लाइंट के अंदर क्या होगा दोस्तों, फ्लैटुलेंस बनेगा, और फ्लैटुलेंस के कारण क्लाइंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा दोस्तों क्लाइंट के अंदर एबनॉर्मल स्टूल देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल स्टूल देखने को मिलेगा। एबनॉर्मल स्टूल जो होता है दोस्तों उसे हम किस नाम जानते हैं, स्टेटोरिया के नाम से जानते हैं। स्टेटोरिया, अगर स्टेटोरिया एग्जाम में लिखा हुआ आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये नहीं लिखा हुआ था तो फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। अगर दोनों ही लिखे आते हैं तो आंसर फैट ग्लोब्यूल्स को करोगे आप। वैसे मीनिंग एक ही होता है, फैट कंटेंट जब स्टूल के द्वारा पास होता है तो हम इसे स्टेटोरिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ और देखो आप, जैसे कोलेरा जो होता है दोस्तों उसके अंदर किस प्रकार का स्टूल आता है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो राइस वाटर स्टूल आता है, राइस वाटर स्टूल। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि टाइफाइड के अंदर कैसा आता है, तो पी सूप स्टूल आता है। टाइफाइड के अंदर पूछेगा तो कैसा आएगा दोस्तों, आपका पी सूप स्टूल देखने को मिल सकता है, पी सूप स्टूल देखने को मिल सकता है। चार जो है वहां पर बता देता हूं ऑप्शन के अंदर। मेलिना जो है दोस्तों कि ब्लड जो आता है वो ब्लैक कलर का होता है लगभग, और जो स्टूल का कलर ब्लैक हो जाता है, तो ये अपर जीआई ब्लीडिंग में देखने को मिलता है। मेनली अपर जीआई जो ब्लीडिंग है उसमें देखने को मिलता है, अपर जीआई ब्लीडिंग। अब आपको सर अपर जीआई ब्लीडिंग में ही ब्लैक क्यों आया है, जबकि इसके अंदर लोअर में क्यों नहीं आ रहा। लोअर में भी तो ब्लड के अंदर स्टूल आ सकता है ना। दोस्तों लोअर के अंदर जो आएगा वो फ्रैंक ब्लड आता है। क्यों, रीजन ये होता है कि जब मतलब अपर जीआई ब्लीडिंग होती है, इसोफेगस के अंदर हो रही है, स्टोमक के अंदर हो रही है, तो उसके कारण जो ब्लड है उसके स्टोमक में डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन के कारण जो कलर है दोस्तों थोड़ा ब्लैक हो जाता है, जिसके कारण स्टूल का कलर ब्लैक कलर स्टूल होता है, ठीक है। इसलिए इसे हम किस नाम जानते हैं, मेलिना के नाम से जानते हैं। तो ये अपर जीआई। फ्रैंक ब्लड अगर आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश ब्लड आ रहा है, तो सीधी सी बात है लोअर जीआई ट्रैक्ट से होगा ये। तो लोअर जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग अगर हो रही है, लोअर जीआई ट्रैक्ट की अगर ब्लीडिंग हो रही है दोस्तों, तो फ्रैंक ब्लड देखने को मिलेगा। इसके बाद करंट जेली जो कंसिस्टेंसी है दोस्तों, या रेड करंट जेली कंसिस्टेंसी में लिखा आ सकता है, दैट इज सीन इन इनटू ससेप्शन। इनटू ससेप्शन की जो कंडीशन है दोस्तों उसके अंदर ये देखने को मिलता है। तो लास्ट जो बच गया दोस्तों फैट ग्लोब्यूल्स बच गया, तो हमारा जो राइट आंसर भी होगा वो भी क्या होगा, फैट ग्लोब्यूल्स होगा। फैट ग्लोब्यूल्स है। और फिर स्टेटोरिया जो है दोस्तों दैट इज सीन इन द माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम। माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम के क्लाइंट में ये देखने को मिलता है। माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम के क्लाइंट में ग्लूटीन फ्री डाइट देते हैं, ग्लूटीन फ्री डाइट देते हैं। व्हीट है, ओट्स है, बार्ले है, ठीक है। इन सबको क्या करते हैं दोस्तों हम अवॉइड करते हैं। और राई को भी क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इसको लिख लो, लिख लो। माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम में, माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम में, माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम में सिंड्रोम के क्लाइंट में, ऐसे लिखो, सिंड्रोम के क्लाइंट में
के क्लाइंट में स्टूल में फैट ग्लोब्यूल्स ब्रैकेट में लिख लो स्टेटोरिया देखने को मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी भी खाई हुई नहीं है और मेरी भी खाई हुई नहीं है। आपने सोच सकता है कुछ बच्चे की खाई हुई हो, बट ऐसी चीजें आ रही हैं इसमें ऑप्शन में, लेकिन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? नर्स इज एडमिटिंग ए क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम। पेशेंट को माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम है, किसी भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी के किसी भी जीआई ट्रैक्ट के पार्ट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाना क्या कहलाता है? माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम कहलाता है। टू द मेडिकल यूनिट एट लंच टाइम, diagnosis of the malabsorption syndrome to the medical unit at lunch time, which foods can be included on the client's order diet। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसका मालएब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम उसको वो किया गया है, हम डायग्नोस किया गया है उस क्लाइंट के अंदर और हमें उसको डाइट देनी है। तो विच फूड कैन बी इंक्लूडेड, कौन से फूड है दोस्तों वो इंक्लूडेड करते हैं? तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बार बार आपको कई बार बता चुका हूँ मैं कि हाई प्रोटीन देते हैं, हाई कैलोरी देते हैं, कोशिश करते हैं हाई प्रोटीन हाई कैलोरी लो फैट डाइट देते हैं। अगर ऑप्शन में फैट नहीं भी हो ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोवर्शियल है, कुछ बुक्स के अंदर लो फैट लिखा हुआ रहता है, कुछ बुक्स में नहीं लिखा हुआ रहता है, लेकिन ये तो जरूर ध्यान रखना है। हाई प्रोटीन हाई कैलोरी एंड ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं, जिसके अंदर हम अवॉइड करते हैं किसको? ब्रो को अवॉइड करते हैं हम, ब्रो को, BROW को। ब्रो के अंदर आता है बार्ले आता है, राइस आता है, सॉरी राई आता है, राई बार्ले आता है, राई आता है, ओट्स आता है और व्हीट आता है। ठीक है, ये सब चीजें क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों इसके अंदर हम क्या क्या चीजें क्या करेंगे इस क्लाइंट के अंदर अवॉइड करेंगे। तो ब्रेडेड व्हीट कटलेट विद चीज, तो जो व्हीट कटलेट आता है दोस्तों इसके अंदर क्या पाया जाता है? आपका ग्लूटीन पाया जाता है। रोस्ट बीफ सैंडविच के अंदर जो ब्रेड जो यूज की जाती है दोस्तों, उन ब्रेड के अंदर भी ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं? क्या तो व्हीट या राई यूज करते हैं, तो ये भी अवॉइड करेंगे। चिकन नूडल्स, तो नूडल्स जो है दोस्तों उनके अंदर भी हम व्हीट यूज करते हैं, तो वो भी हम अवॉइड करेंगे। तो क्या दे देंगे? चीज ऑमलेट देने में कोई दिक्कत नहीं है विद चॉप्ड स्पिनच। ठीक है, ऑमलेट दे सकते हैं, चीज ऑमलेट दे सकते हैं जो इसके अंदर स्पिनच क्या हुआ है? चॉप्ड किया हुआ है, काटा हुआ है, तो वो हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम दे सकते हैं इसके क्लाइंट को, चीज ऑमलेट विद चॉप्ड स्पिनच। तो लिखो माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम के क्लाइंट को, माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम के क्लाइंट को हाई प्रोटीन हाई कैलोरी एंड ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है, तथा क्लाइंट को हम अब ये इस बुक का क्वेश्चन है तो ऐसे कैसे लिखा देता हूं मैं। ठीक है, चीज ऑमलेट विद चॉप्ड स्पिनच दे सकते हैं। ठीक है, ये दे सकते हैं। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये चीजें नहीं दे सकते हैं क्योंकि नूडल है, स्पिनच है, कटलेट है, तीनों में ग्लूटीन पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेड यूज करते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पर भी सैंडविच में ब्रेड यूज करते हैं, नूडल्स के अंदर डायरेक्टली यूज करते हैं, तो नहीं देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिलेक्ट ऑल द अप्लाई वाले चुनने हैं, मतलब कि एक से ज्यादा जो ऑप्शन है दोस्तों वो चुनेंगे हम। विच फूड सिलेक्शंस बाय ए क्लाइंट विद माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम इंडिकेट्स दैट द नर्स डाइटरी टीचिंग वाज सक्सेसफुल। तो माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम को हाई प्रोटीन डाइट देंगे, हाई कैलोरी डाइट देंगे। आप भी सुनकर थक गए होंगे कि सर कितनी बार बताओगे आप, लेकिन जरूरी है, हो सकता है आपको इसे याद भी हो जाए, बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़े। हाई प्रोटीन देंगे, हाई कैलोरी देंगे, लो फैट देंगे, ग्लूटेन फ्री डाइट देंगे, व्हीट नहीं देंगे हम उसको, बार्ले नहीं देंगे, ओट नहीं देंगे और राई नहीं देंगे। ठीक है,
तो हमें बस यही करना है दोस्तों कि हम इंडिकेट देते हैं जैसे दैट टीचिंग वाज सक्सेसफुल है, ठीक है। यहाँ पर फेल्ड आएगा तो गलत ढूंढना है, सक्सेसफुल आएगा तो सही ढूंढना है। ये क्या क्या चीजें हम दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखो, ग्रीन बीन्स, बीन्स के अंदर नहीं आता है तो दे सकते हैं हम। पोटैटो के अंदर भी नहीं आता है तो पोटैटो भी दे सकते हैं, इनमें ग्लूटीन नहीं आता है। नूडल्स के अंदर पाया जाता है तो नहीं दे सकते हैं। सैंडविच में ब्रेड यूज करते हैं, उसको भी नहीं दे सकते हैं। और सीधा इसमें तो लिख दिया होल व्हीट सीरियल्स जो है दोस्तों, उसके अंदर व्हीट आती है तो ये भी नहीं दे सकते हैं। तो ये भी नहीं दे सकते, ये भी नहीं दे सकते। तो ऐसे क्लाइंट को ग्रीन बीन्स और बेक्ड जो पोटैटो है दोस्तों वो दिए जा सकते हैं। तो लिख लो, वापस से लिखो भाई, थक गए मैं भी लिख लिख के। माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम के क्लाइंट को हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी डाइट दी जाती है। इन क्लाइंट्स को हम अब जो इसमें ऑप्शन में लिखे हुए हैं वैसे कैसे लिख देते हैं, ठीक है। एक तो पोटैटो हो गई, बेक्ड पोटैटो एंड ग्रीन बीन्स को हम ग्रीन बीन्स एंड बेक्ड पोटैटो दे सकते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन रटवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपको कोई क्वेश्चन कहीं से उठाऊँ ना तो आप बिल्कुल उसको तरीके से कर सकते हो, ठीक है। कि शॉर्ट नोट्स पढ़कर ही आपको ऐसा लगे कि हाँ बस ये पढ़ लिए तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया हमारा, दैट इज रिलेटेड टू एपेंडिसाइटिस। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है ये हमारी। एन 18-year-old इज एडमिटेड विद एन एक्यूट ऑनसेट ऑफ राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन। बहुत इंपॉर्टेंट है पहली चीज कि हमें पेन कहां देखने को मिला, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन देखने को मिला दोस्तों, ठीक है। राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन देखने को मिलेगा। देखो हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। अगर हम पूरे एब्डोमिनल कैविटी को 4 भागों में बांटें तो इस प्रकार से बांट सकते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट अपर क्वाड्रेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट देखने को मिलेगा। ये यहां पर क्या देखने को मिलेगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट और ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसमें पेन कहां देखने को मिल रहा है दोस्तों, उसको राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन देखने को मिले। पेशेंट को इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या देखने को मिले दोस्तों, पेन देखने को मिले। कौन सी जगह पे, एक पॉइंट भी दे रखा है दोस्तों आपको, मैक बुरने पॉइंट, ठीक है। वो जो पेन हो रहा है दोस्तों कहां हो रहा है, मैक बुरने पॉइंट पे हो रहा है, मैक बुरने पॉइंट पे हो रहा है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे कि मैक बुरने पॉइंट क्या होता है। हमने उसको सस्पेक्ट किया क्या दोस्तों, हमने एपेंडिसाइटिस को सस्पेक्ट किया। फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स असेस द क्लाइंट टू डिटरमाइन इफ द पेन इज सेकेंडरी। हम कैसे पता लगेगा कि ये जो पेन है दोस्तों, हमने सस्पेक्ट किया, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, हमें कैसे पता लगेगा कि इस क्लाइंट को क्या हो रहा है दोस्तों, एपेंडिसाइटिस ही हो रहा है। कैसे पता लगाओगे आप कि इस क्लाइंट को एपेंडिसाइटिस हो रहा है, मतलब कि जो पेन है सेकेंडरी टू एपेंडिसाइटिस, मतलब एपेंडिसाइटिस के कारण हो रहा है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू एपेंडिसाइटिस। तो भाई उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, यूरिन रिटेंशन देखने को मिलेगा, गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी देखने को मिलेगा, रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलेगी, या फिर इंक्रीज्ड लोअर बाउल्स जो मोटिलिटी है दोस्तों वो क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी। चलो बात करते हैं। अब ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि अपेंडिसाइटिस की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो अपेंडिसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, बस सिंपल सी बात है। तो ये तो आपको सबको आती है और ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं। कोई बच्चा ये सोचे कि ये क्वेश्चन आएगा, पहली बात तो कभी भी 100% नहीं आएगा, और 100% आ भी गया, अगर 1% आ भी गया तो सबको आएगा। 100% बच्चे सही करके आएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो सबको ही आ रहा है तो आपको अलग से थोड़ी वो बना देगा, वो मार्किंग ज्यादा थोड़ी दे देगा, ठीक है। तो अपेंडिसाइटिस क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स जो है दोस्तों क्या कहलाता है, अपेंडिसाइटिस कहलाता है। इसके कई सारे कोजेज हो सकते हैं। एक क्वेश्चन डायरेक्टली कोजेज से बनता है, क्वेश्चन बनता है दोस्तों मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अपेंडिसाइटिस, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, आंसर इज फैकोलिथ। क्या होता है दोस्तों, फैकोलिथ होता है, ठीक है, फैकोलिथ होता है। मतलब कि जो फीकल मैटर है दोस्तों, वो अगर उसके द्वारा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, फीकल मेटल के कारण अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो हम किस नाम जानते हैं, फैकोलिथ के नाम से जानते हैं। दैट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द अपेंडिसाइटिस। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, अदर्स भी हो सकते हैं जो कि कम कोजेज होते हैं, कि किसी भी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, मतलब बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के कारण होना, ठीक है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो सकता है,
या उसका मुड़ने के कारण भी हो सकता है, जैसे हम किंकिंग कहते हैं, किंकिंग के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर द अदर कोजेज। तो मोस्ट कॉमन कोज क्या आएगा दोस्तों, ये आपको जरूर याद रखना है कि फेकोलिथ इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द अपेंडिसाइटिस। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दोस्तों वो होता है पेन। पेन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो कौन कौन से बनते हैं। पेन जो होगा दोस्तों वो कैसा होगा, पहली बात पेन जो है वो किस में हो रहा है, क्या तो आपको ऑप्शन में देगा कि पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, या फिर राइट इलियक फोसा भी लिख सकता है, वो RIF भी लिख सकता है, राइट इलियक फोसा, या फिर पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। राइट लोअर जो क्वाड्रेंट है दोस्तों, या राइट इलियक जो फोसा है उसके अंदर क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है। राइट लोअर क्वाड्रेंट में, जो कि इसमें भी दे रखा है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। अगर ऐसे नहीं देगा दोस्तों तो वो देगा आपको मैकबर्ने साइन देगा, मैकबर्ने साइन या पेन एट मैकबर्ने पॉइंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं, कुछ चीजें समझानी है मुझे आपसे आपको। तो मैकबर्ने साइन क्या होता है, ये पूछ सकता है आपसे, किस डिजीज में प्रेजेंट हो सकता है, ये पूछ सकता है आपसे। या फिर पूछ सकता है दोस्तों आपसे कि रोव साइन क्या होता है, या आपसे पूछ सकता है वो कि ऑब्टूरेटर साइन क्या होता है, ऑब्टूरेटर साइन क्या होता है, ये भी पूछ सकता है आपसे। या पूछ सकता है वो आपसे कि सोस साइन क्या होता है, या वो आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि डनफी साइन क्या होता है, डनफी साइन, ठीक है। ये सारे के सारे साइन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, सारे के सारे साइन जो प्रेजेंट होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन अपेंडिसाइटिस। ये अपेंडिसाइटिस के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, चाहे मैकबर्ने हो, रोव साइन हो, ऑब्टूरेटर हो या सोस हो। इसको याद करने के लिए याद रखना कि जैसे डॉक्टर के पास वो आते हैं ना दवाई लेके कि हमारी दवाइयाँ बेचो, हमारी दवाइयाँ लो आप, ये बेचो आप, तो उनको क्या बोलते हैं, MR। और MR ज्यादातर ऐसे तो नहीं OT में आएगा, ज्यादातर किस डॉक्टर से कहाँ मिलता है, OPD में मिलता है वो। तो आप इसको याद रखने के लिए रख सकते हो कि सारे साइन क्या है, MR कहाँ गया, OPD में गया, MR कहाँ गया, OPD में। तो MROPD, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। अब देखो पहला दे रखा है मैकबर्ने साइन, अब इन सब के अंदर ही पेन होगा, पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट या RIF, ठीक है, पेन इन RIF, इसमें भी पेन इन RIF, यहां भी पेन इन RIF, यहां भी पेन इन RIF, और इधर भी पेन इन RIF, सारे लिख दीजिए, लिख देता हूं, ठीक है। राइट लोअर क्वाड्रेंट भी लिख सकता है या राइट इनग्वाइनल फोसा के अंदर भी लिख सकता है। अब देखो पेन इन राइट इनग्वाइनल फोसा व्हेन वी प्रेस राइट इनग्वाइनल फोसा, मतलब राइट साइड में हम क्या करेंगे दोस्तों, टच करेंगे, और उस राइट साइड में क्या हो रहा है दोस्तों, पेशेंट को पेन हो रहा है, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, मैकबर्ने साइन के नाम से जानते हैं। अब इसे मैकबर्ने साइन क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मैकबर्ने पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसकी जो लोकेशन है, जो अपेंडिक्स की, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बोलते हैं इसे, इसकी जो लोकेशन है वो कहां पर होती है दोस्तों, मैकबर्ने पॉइंट के अंदर होती है। अब मैकबर्ने पॉइंट कहां होता है दोस्तों, कि जहां पर ये अम्बलाइकस जो होती है ना दोस्तों, अम्बलाइकस से और जो इलियक जो स्पाइन होता है, इलियक स्पाइन तक हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, इस प्रकार से इन दोनों को मिलाने की एक लाइन खींचते हैं इसे हम, ठीक है। तो इसे हम अम्बलिको इलियल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, अम्बलिको स्पाइनल लाइन, सॉरी अम्बलिको स्पाइनल लाइन के नाम से जानते हैं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं दोस्तों, तो यहां पर मिलाने पर यहां से लगभग 1/3 दूरी पर, और ये जो इलियक स्पाइन है इससे 2/3 दूरी पर, यहां से मतलब ज्यादा दूरी है, यहां से क्या है, कम दूरी है। तो यहां पर ये जो पॉइंट मिलता है इसे हम किस नाम से जानते हैं, मैकबर्ने पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मैकबर्ने पॉइंट के नाम से जानते हैं, मैकबर्ने पॉइंट। तो इस जगह पे जब हम प्रेस करेंगे ना, टच करेंगे, तो क्लाइंट को क्या होता है दोस्तों, उसी साइड पे, उसी जगह पे क्या होता है, पेन फील होता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, मैकबर्ने साइन के नाम से जानते हैं। तो कई बार वो ऐसे भी लिख सकता है कि पेन इन मैकबर्ने साइन इन प्रेजेंट इन विच डिजीज, तो वो भी क्या आएगा, आपका अपेंडिसाइटिस आएगा। सेकंड जो दे रखा है दोस्तों, दैट इज रोव साइन। रोव साइन क्या होता है दोस्तों, पेन इन राइट इनग्वाइनल फोसा व्हेन वी प्रेस लेफ्ट इनग्वाइनल फोसा, लेफ्ट इनग्वाइनल फोसा। अब टच हम लेफ्ट साइड करेंगे दोस्तों यहाँ पे, और फिर भी राइट इन साइड में क्या हो सकता है, पेन फील हो सकता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रोव साइन के नाम से जानते हैं। तो ये भी किस में देखने को मिलता है, आपका अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। एक है दोस्तों ऑब्टूरेटर साइन। ऑब्टूरेटर साइन में क्या होगा, पेन इन
राइट इलियक फोसा होगा कब होगा? व्हेन इंटरनल रोटेशन ऑफ फ्लेक्स्ड इंटरनल रोटेशन ऑफ राइट हिप फ्लेक्स। क्या होगा कि जब हम राइट हिप जो है ना दोस्तों वो फ्लेक्स की कंडीशन में रखें, एक्सटेंशन नहीं रखा जाएगा, हिप को क्या रखा जाएगा? फ्लेक्स रखा जाएगा बॉडी की तरफ, और उस समय हम क्या करें? इंटरनल रोटेट करें। ठीक है दोस्तों, राइट हिप को क्या करें? इंटरनली हम क्या करें दोस्तों? रोटेट करें। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम ऑब्टूरेटर साइन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं? ऑब्टूरेटर साइन के नाम से जानते हैं। सीधा सी बात है आपको कि आपको क्या करना है दोस्तों? हिप को राइट साइड इंटरनली रोटेट करना है। किस कंडीशन में? फ्लेक्स्ड की कंडीशन में। वो किस में होना चाहिए? फ्लेक्स्ड होना चाहिए। कौन सा? राइट वाला। कौन सा वाला? राइट, लेफ्ट लेग नहीं, राइट वाली। तो राइट जो हिप है उसको आपने फ्लेक्स कर रखा है, जब हम उसको इंटरनल रोटेट करेंगे ना उस समय राइट इन्वॉल्वेंट फोसा में अगर पेन हो रहा है तो इसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों? ऑब्टूरेटर साइन के नाम से जानेंगे। अब यहां पर भी सेम ही है दोस्तों, पेन इन राइट इन्वॉल्वेंट फोसा होगा व्हेन हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द राइट हिप जॉइंट, हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द अब यहां हाइपर एक्सटेंशन करेंगे, सॉरी, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द राइट हिप। ठीक है, राइट हिप को हम क्या करेंगे दोस्तों? हाइपर एक्सटेंशन करेंगे, और उस कंडीशन के कारण अगर राइट इन्वॉल्वेंट फोसा में पेन हो रहा है तो इसे हम किस नाम जानते हैं? सोस साइन के नाम से जानते हैं। एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है, यहां पर फ्लेक्शन नहीं करते हैं, यहां पर एक्सटेंशन करते हैं। इसमें राइट हिप फ्लेक्स्ड रहेगा, और फ्लेक्स्ड रहने पर हम क्या करते हैं? इंटरनल रोटेशन करते हैं। तो उस समय क्या होता है दोस्तों? राइट इन्वॉल्वेंट फोसा के अंदर पेन फील होता है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं? ऑब्टूरेटर साइन के नाम से जानते हैं। जबकि सोस साइन में क्या करते हैं? हम हाइपर एक्सटेंशन करते हैं, किसका? राइट हिप का। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सोस साइन के नाम से जानते हैं। एक है डनफी साइन। डनफी साइन में क्या होता है दोस्तों कि पेन इन राइट इन्वॉल्वेंट फोसा व्हेन कपिंग। जब पेशेंट को हम बोलेंगे भाई आप कप करो, और वो जोर से कपिंग करता है या फिर खुद कपिंग करता है दोस्तों, उस दौरान उसको क्या होता है? पेन फील होता है राइट इन्वॉल्वेंट फोसा में। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे हम डनफी साइन के नाम से जानते हैं। तो 5 हो गए। पहले में क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रेस कर रहे हैं राइट साइड में, तो राइट साइड में पेन फील हो रहा है। दूसरे के अंदर क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड में कर रहे हैं तो हो रहा है। तीसरे में हम इंटरनली क्या कर रहे हैं? रोटेशन कर रहे हैं। चौथे के अंदर क्या कर रहे हैं? हम एक्सटेंशन कर रहे हैं। पांचवें में हम क्या कर रहे हैं? कपिंग कर रहे हैं। बस इतना याद रखना है। और पेन सब में क्या है दोस्तों? राइट इन्वॉल्वेंट फोसा, राइट इन्वॉल्वेंट फोसा, राइट इन्वॉल्वेंट फोसा सब में। ठीक है, यहां पर हम प्रेस क्या कर रहे हैं? राइट इन्वॉल्वेंट फोसा को। यहां क्या कर रहे हैं? लेफ्ट इन्वॉल्वेंट फोसा को। यहां पर क्या कर रहे हैं? इंटरनल रोटेशन कर रहे हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं? हाइपर एक्सटेंशन कर रहे हैं। और यहां पर क्या कर रहे हैं दोस्तों? कपिंग कर रहे हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। 5 आपको यही तो टर्म याद करना है, इधर तो आपको कुछ याद करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सब में सेम हो रहा है, राइट इन्वॉल्वेंट फोसा के अंदर हो रहा है। तो ऐसा पेन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं दोस्तों? पेन के अलावा जो क्लाइंट है दोस्तों उसको रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिल सकती है। रीबाउंड टेंडरनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब हम उसको प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद जब उसको रिलीज करते हैं ना तो पेशेंट को क्या होती है? पेन फील होता है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं? रीबाउंड टेंडरनेस के नाम से जानते हैं। इसे हम ब्लमबर्ग साइन भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसे हम ब्लमबर्ग साइन के नाम से जानते हैं। ये साइन मेनली है ना पेरिटोनाइटिस को भी शो करता है। ठीक है, किसको शो करता है? पेरिटोनाइटिस को। या सिंपली आपको टेंडरनेस में लिखा हुआ सकता है। सिंपली क्या लिखा हो सकता है दोस्तों? टेंडरनेस को भी लिखा है। वैसे आपने प्रेस किया एब्डोमेन को और फिर छोड़ा, तो जब छोड़ते हैं तो पेशेंट को क्या होता है? ज्यादा पेन फील होता है। तो ये रीबाउंड टेंडरनेस कहलाती है। या फिर डायरेक्टली आपको टेंडरनेस भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्लाइंट को नोजिया वोमिटिंग एंड एनोरेक्सिया, नोजिया वोमिटिंग और जो एनोरेक्सिया है दोस्तों वो भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, नोजिया वोमिटिंग और एनोरेक्सिया भी ऐसे क्लाइंट को आपको देखने को मिल सकता है। नोजिया वोमिटिंग और एनोरेक्सिया देखने को मिलता है। इसके अलावा ऐसे क्लाइंट के अंदर दोस्तों फीवर भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? फीवर देखने को मिल सकता है। WBC है दोस्तों, उसके नंबर है वो बढ़े हुए मिल सकते हैं, जिसे हम ल्यूकोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, तो WBC है दोस्तों वो क्या मिल सकती है? बढ़ी हुई मिल सकती है। WBC का नंबर भी क्या मिलता है? बढ़ा हुआ मिल सकता है। इसके अलावा वो सब चीजें आएंगी दोस्तों, फटीग आएगा एंड मेलाइज। क्लाइंट को एनोरेक्सिया कुछ खा पी नहीं रहा है और साथ में उसको क्या हो रही है दोस्तों? एनोरेक्सिया हो रही है, नोजिया वोमिटिंग हो रही है, तो उसके कारण क्लाइंट को क्या हो सकता है दोस्तों? फटीग और मेलाइज भी देखने को मिल सकती है। तो दीज आर द साइन ऑफ एपेंडिसाइटिस। अब एपेंडिसाइटिस के कॉम्प्लिकेशन के रूप में एपेंडिसाइटिस का उससे कोई कॉम्प्लिकेशन पूछे दोस्तों तो इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है दैट इज पेरिटोनाइटिस। क्या होता है दोस्तों? पेरिटोनाइटिस होता है। और ये मेनली तब होता है दोस्तों पेरिटोनाइटिस से जब अपेंडिक्स क्या हो जाता है? रैप्चर हो जाता है। अपेंडिक्स इन्फ्लाम्ड रहता है और उसके कारण अपेंडिक्स क्या हो जाए दोस्तों? रैप्चर हो जाए।
और अपेंडिक्स की रैप्चर होने के कारण पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, पेरिटोनाइटिस देखने को मिल सकता है। और पेरिटोनाइटिस के कारण भी पेशेंट को क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, फीवर लिखो, सॉरी लो ग्रेड मत लिखो, फीवर लिखो, फीवर देखने को मिलेगा, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगी, जो उसमें भी देखने को मिल रही थी, ठीक है, कोई अलग नहीं है, कुछ अलग होगा मैं बताऊंगा आपको। नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगी, रीबाउंड टेंडरनेस यहाँ भी देखने को मिलता है, रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वो चीजें वहां नहीं देखने को मिलती, वो यहाँ देखने को मिलती है। क्या होगा, डिमिनिश्ड बाउल साउंड देखने को मिलेगा, डिमिनिश्ड बाउल साउंड देखने को मिलेगा, या फिर पैरालाइटिक इलियस भी हो सकता है, पैरालाइटिक इलियस। पैरालाइटिक इलियस का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट हो, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, पैरालाइटिक इलियस के नाम से जानते हैं। तो पैरालाइटिक जो इलियस है दोस्तों वो भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे क्लाइंट को टैकीकार्डिया और टैकीपिनिया भी देखने को मिल सकता है, टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है, टैकीपिनिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। और एब्डोमिनल डिस्टेंशन इसमें भी देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन इधर भी लिख लो, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, अपेंडिसाइटिस में एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पैरालाइटिक इलियस देखने को मिलता है, टैकीकार्डिया, टैकीपिनिया, और कई बार डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग भी देखने को मिलता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग भी देखने को मिलता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग भी देखने को मिलता है। और फ्लैटुलेंस, अगर दोस्तों पैरालाइटिक इलियस से डिमिनिश्ड बाउल साउंड नहीं है तो फ्लैटुलेंस आएगा, नहीं तो फ्लैटुलेंस प्रेजेंट नहीं होगा, नहीं तो फ्लैटुलेंस प्रेजेंट नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ज्यादा भी याद तो आप, मुझे पता है इतनी तो आप याद रखने वाले हो नहीं, तो ज्यादा भी याद नहीं होना दोस्तों। तो एक तो आपको इसमें याद रखना डिमिनिश्ड बाउल साउंड, एक याद रखना इसके अंदर आप रीबाउंड टेंडरनेस, एक टैकीकार्डिया और एक टैकीपिनिया, ठीक है। कम से कम बस ये याद तो रख लेना आप, ठीक है। रीबाउंड टेंडरनेस, बाउल साउंड, टैकीकार्डिया और टैकीपिनिया ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। फ्लैटुलेंस को हटा दो इसमें से, क्योंकि ज्यादातर कंडीशन के अंदर बाउल साउंड कम रहती है और पैरालाइटिक इलियस रहता है, तो फ्लैटुलेंस मत लिखो। तो ये सब क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों मैनेजमेंट की। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले बात दोस्तों, जो ज्यादातर जो क्लाइंट है दोस्तों, इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है वो सीसीटी एब्डोमेन होता है, ठीक है। जो सीटी जो एब्डोमेन है इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। वैसे यूएससी के द्वारा भी इसका पता लगाया जा सकता है, और सीबीसी जो है दोस्तों, और जो साइन जो होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, या हिस्ट्री और फिजिकल जो एग्जामिनेशन है उसके द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं। लेकिन बेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन होता है दैट इज सीटी एब्डोमेन। इसके अगर हम मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों, तो हम मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, ऐसे क्लाइंट के अंदर हम क्लाइंट को सबसे पहले तो हम एनपीओ रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों, एनपीओ, क्योंकि कभी भी क्लाइंट को एक तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, एक ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो रहा हो तो और ज्यादा क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्लाइंट के अंदर हो सकता है कि पेरिटोनाइटिस के साइन आ जाए, तो पेरिटोनाइटिस के कारण उसको डिमिनिश्ड बाउल साउंड हो, तो अगर पैरालाइटिक इलियस हो गया तो एस्पिरेशन के चांसेस भी क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, इसलिए एनपीओ रखेंगे। सर्जरी की जरूरत होगी तो क्लाइंट को हम क्या लेंगे, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, इन्फॉर्म्ड जो कंसेंट है वो लेंगे क्लाइंट का, ठीक है। इसके अलावा जो क्लाइंट है दोस्तों उसको अंदर प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक दी जाती है। भाई उसको इन्फ्लामेशन हो सकता है ना, इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसको पेरिटोनाइटिस हो सकता है, अपेंडिसाइटिस उसको हो ही रहा है, तो प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। क्लाइंट जो है दोस्तों वो किसके ऊपर है, एनपीओ पे है, इसलिए फ्लूइड थेरेपी जरूरी है, आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं उसको। क्या दिए जाते हैं दोस्तों, आईवी फ्लूइड। और इसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन भी यूज कर रहे हैं तो दोस्तों कोल्ड एप्लीकेशन यूज करेंगे, कभी भी हीट एप्लीकेशन यूज नहीं की जाती है। हीट एप्लीकेशन जो होती है दोस्तों वो शुड बी अवॉइड बिकॉज इट कैन रैप्चर द अपेंडिक्स एंड कॉज लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस कैन बी ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है, फॉर द पेशेंट के लिए पेरिटोनाइटिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, उसकी लाइफ के ऊपर आ रही है वो, ठीक है। तो कोल्ड एप्लीकेशंस यूज की जाती है इसके अंदर, हॉट जो एप्लीकेशंस है दोस्तों वो यूज नहीं की जाती हैं, तो आपको इसका भी याद रखना है कि कोल्ड एप्लीकेशंस यूज करेंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देंगे, इन्फॉर्म्ड कंसेंट देंगे और एनपीओ लेंगे। इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब कि डॉक्टर जो लेता है उसको रिएश्योर करेंगे, और एनपीओ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक पोजीशन पूछी जाती है, भाई कौन सी पोजीशन देते हैं, तो मेनली सेमी फाउलर पोजीशन दी जाती है। अगर सेमी फाउलर ऑप्शन में नहीं आता तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, राइट साइड लाइन पोजीशन लिखेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं आता तो राइट फर्स्ट इसको देंगे प्रेफरेंस, सेकंड इसको देंगे, राइट साइड लाइन पोजीशन। दोस्तों जब पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हो जाता है, हम नहीं चाहते कि जो इन्फेक्शन वो और ज्यादा फैले, इसलिए सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर क्या होगा, जो भी
जो भी चीज़ें बाहर निकल रही हैं, ड्रेनेज हो रहा है, अगर रैप्चर भी हो गया तो वो भी एक जगह तक क्या रहे दोस्तों, लिमिटेड रहे। तो उसको रोकने के लिए हम क्या देते हैं, सेमी फॉलोअर या राइट साइड लाइंग पोजिशन देते हैं क्लाइंट को। ठीक है, तो इसका भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सर्जरी की अगर हम बात करें तो अपेंडेक्टोमी की जाती है, तो शायद ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपेंडेक्टोमी में जो इंसिजन बनाया जाता है उसे भी हम मैकबुर्ने इंसिजन कहते हैं। मैकबुर्ने इंसिजन, या एक इंसिजन और आता है आजकल यूज किया जाता है, लेंज इंसिजन, जिसे मॉडिफाइड मैकबुर्ने इंसिजन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, मैकबुर्ने इंसिजन या फिर लेंज जो इंसिजन है दोस्तों वो यूज किया जाता है, LANZ। ठीक है, लेंज इंसिजन मतलब किस पर, कहाँ पर इंसिजन बनाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, बस आपको नाम याद रखने हैं कि कौन सा इंसिजन बनाया जाता है। या मैकबुर्ने इंसिजन किस में बनाया जाता है, तो अपेंडिसाइटिस में बनाया जाता है। लेंज इंसिजन किस में बनाया जाता है, अपेंडेक्टोमी में बनाया जाता है। अपेंडिसाइटिस ने अपेंडेक्टोमी में बनाया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के अंदर भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भाई एक तो ऐसे क्लाइंट के क्या करेंगे दोस्तों, जैसे भी क्लाइंट आया आपके पास तो उस कई बार सर्जरी के बाद में भी पेरिटोनाइटिस हो सकता है दोस्तों क्लाइंट के अंदर, तो इसलिए हमें साइन ऑफ इन्फेक्शन देखने पड़ेंगे। हमें साइन ऑफ इन्फेक्शन लाइक फीवर देखने पड़ेगा। आप फीवर चेक करो कि क्लाइंट को फीवर तो नहीं हुआ है, क्योंकि फीवर सजेस्ट करता है कि क्लाइंट को क्या हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको असेस करना है। इसके अलावा असेस द ड्रेसिंग, जिस जगह पे इंसिजन बनाया गया था, कट लगाया गया था, वहां पर आप रेडनेस एंड स्वेलिंग के लिए क्या करोगे, चेक करोगे। रेडनेस एंड स्वेलिंग के लिए कहीं वहीं पर तो इन्फेक्शन नहीं हो गया इंसिजन साइड पे ही, तो रेडनेस एंड जो स्वेलिंग है दोस्तों उसको भी आप क्या करोगे, असेस करोगे। इसके अलावा दोस्तों ऐसी सर्जरी में हम अर्ली एम्बुलेशन को प्रमोट करते हैं। अर्ली एम्बुलेशन को प्रमोट करते हैं क्यों, क्योंकि ज़्यादा रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए, और जो पेशेंट है दोस्तों उसके अंदर जैसे रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन लाइक एटिलेक्टेसिस जो है, ऐसे साइन क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट को जल्दी हम क्या कर देते हैं, एम्बुलेट कर देते हैं। तो अर्ली एम्बुलेशन को भी क्या किया जाता है दोस्तों, प्रमोट किया जाता है। अर्ली एम्बुलेशन को क्या किया जाता है, ऐसे क्लाइंट के अंदर हम प्रमोट करते हैं। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। कई सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, शायद बहुत चीज़ें हमने पढ़ ली है। तो इसमें सिंपल सी बात है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लाइंट है उसको मैकबुर्ने पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो अपेंडिसाइटिस आपने सस्पेक्ट किया है, तो क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। यूरिनरी रिटेंशन के अंदर जो पेन है दोस्तों वो मैकबुर्ने पॉइंट के अंदर नहीं होता है, लोअर एब्डोमेन पेन देखने को मिलता है। लोअर एब्डोमेन पेन देखने को मिलता है ऐसे क्लाइंट के अंदर, लोअर एब्डोमेन पेन देखने को मिलेगा। गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी अगर होती है दोस्तों क्लाइंट के अंदर कि HCl का प्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाए, ठीक है, तो उसके कारण जो देखने को मिलता है दैट एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलता है। कौन सा पेन देखने को मिलता है, एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलता है। इंक्रीज्ड लोअर बाउल मोटिलिटी नहीं देखने को मिलेगी, अगर देखने को भी मिलेगी दोस्तों तो वो कौन क्या देखने को मिलेगी, डिक्रीज्ड देखने को मिलेगी, क्योंकि बाउल साउंड डिक्रीज होते हैं वो तभी तो डिक्रीज होते हैं जब मोटिलिटी कम होती है, पेरिस्टाल्सिस कम होता है। तो डिक्रीज या एब्सेंट लोअर मोटिलिटी सजेस्ट करती है कि क्लाइंट को क्या हो सकता है, पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है। तो अपेंडिसाइटिस के जो साइन पढ़े हैं दोस्तों उसमें मैंने आपको एक साइन पढ़ाया था, आपको पता भी होगा कि रीबाउंडेड टेंडरनेस। तो रीबाउंडेड टेंडरनेस एक सिम्टम होता है दोस्तों किसका, अपेंडिसाइटिस का। ठीक है, तो लिखो, अगर किसी पेशेंट को मैकबुर्ने पॉइंट पर पेन होता है, मैकबुर्ने पॉइंट पर पेन होता है, ब्रैकेट में राइट इन्वर्नल फोसा या राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है, तथा रीबाउंड टेंडरनेस प्रेजेंट होती है, रीबाउंड टेंडरनेस प्रेजेंट होती है, तो यह अपेंडिसाइटिस को सजेस्ट करता है, मतलब ऐसे नहीं 100%, बस इसको सजेस्ट करता है, इतना याद रख लो, को सजेस्ट करता है, रिबाउंड टेंडरनेस को सजेस्ट करता है। पॉज एंड टेक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, एक क्लाइंट हु हैड सर्जरी फॉर ए रैप्चर्ड अपेंडिक्स डेवलप्स पेरिटोनाइटिस। एक क्लाइंट है दोस्तों
उसको अपेंडिसाइटिस था। अपेंडिसाइटिस का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है दैट इज पेरिटोनाइटिस। ठीक है, पेरिटोनाइटिस होगा तो क्लाइंट के अंदर कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है, रिबाउंड टेंडरनेस देखने को मिल सकता है, जिसे हम ब्लमबर्ग साइन के नाम से भी जानते हैं, ब्लमबर्ग साइन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसके अलावा ऐसे क्लाइंट के अंदर जो फीवर है वो देखने को मिलता है। फीवर के अलावा ऐसे क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, जो बाउल साउंड है दोस्तों वो डिक्रीज बाउल साउंड या एब्सेंट देखने को मिलती है। पैरालिटिक इलियस भी हो सकता है क्लाइंट के अंदर। ठीक है, तो ये सारे साइन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, पेरिटोनाइटिस के अंदर। इसके अलावा टैकीकार्डिया एंड टैकीपनिया, ये साइन देखने को मिलते हैं। What clinical findings related to peritonitis should the nurse expect the client to exhibit select all the like? जब पेशेंट को अपेंडिक्स रैप्चर हो जाता है दोस्तों तो उसके कारण पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स पेरिटोनाइटिस के अंदर देखने को मिलेंगे, आप एक बीइंग ए नर्स व्हाट विल यू एक्सपेक्ट इन दोज काइंड ऑफ द पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट के अंदर आप क्या चीज़ क्या करोगे दोस्तों, मतलब एक्सपेक्ट करोगे, क्या क्या चीज़ होंगे। क्वेश्चन इज सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, इसमें एक से ज़्यादा आपको क्या करनी पड़ेंगे दोस्तों, आंसर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। पहला है फीवर, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पेरिटोनाइटिस के कारण पेशेंट को क्या आ सकता है, फीवर आ सकता है, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। सेकंड है दोस्तों कि क्लाइंट जो है दोस्तों उसको क्या देखने को मिलेगा, हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलेगा, बिल्कुल गलत है। जो क्लाइंट है दोस्तों उसके अंदर एनोरेक्सिया प्रेजेंट होती है, नोजिया वोमिटिंग प्रेजेंट होती है, नोजिया एंड वोमिटिंग, तो ये सिम्टम प्रेजेंट होते हैं क्लाइंट के अंदर। तो ऐसे जो क्लाइंट होते हैं दोस्तों, ऐसे क्लाइंट जो होते हैं वो आपको उनके अंदर वीकनेस फटीग एंड मेलाइज, वीकनेस फटीग एंड मेलाइज देखने को मिलेगा। ठीक है, वीकनेस फटीग और मेलाइज। ऐसे पेशेंट के पास आप बेड के पास जाओगे ना तो आपको साइड लाइंग पोजीशन में लेटा हुआ मिलेगा, और जो उसके जो हाथ होंगे दैट विल बी एब्डोमिनल गार्डिंग, हाथ ऐसे लगाया हुआ रहेगा वो, ठीक है, और ऐसे झुका हुआ रहेगा। ऐसी कंडीशन में पाए जाते हैं ये पेशेंट। साथ में वीकनेस हो रहती है, फटीग रहती है और मेलाइज रहती है। वैसे पेशेंट के अंदर एनोरेक्सिया नोजिया वोमिटिंग क्या होती है, डेवलप होती है। तो हाइपर एक्टिविटी नहीं होती, एक्सट्रीम हंगर नहीं भाई। क्लाइंट के अंदर क्या होता है, एनोरेक्सिया होता है। एनोरेक्सिया इज द लॉस ऑफ एपेटाइट। एक्सट्रीम हंगर तो बिल्कुल उल्टा लिख दिया। यूरिनरी रिटेंशन का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि भाई कैसे नहीं होगा, तो यूरिनरी रिटेंशन प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो यूरिनरी रिटेंशन पेरिटोनाइटिस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। एब्डोमिनल मसल रिजिडिटी, यही तो टेंडरनेस है। टेंडरनेस मतलब हार्ड फील होना। टेंडरनेस मतलब क्या होता है दोस्तों, हार्ड फील होना, तो वही तो होता है। तो एब्डोमिनल मसल रिजिडिटी भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो लिखो एब्डोमिनल मसल रिजिडिटी भी प्रेजेंट होती है। तो इसको लिखो अपेंडिसाइटिस के, या लिखो अपेंडिक्स, लिखो ऐसे लिखो, अपेंडिक्स के रैप्चर होने के कारण, अपेंडिक्स के रैप्चर होने के कारण क्लाइंट में पेरिटोनाइटिस डेवलप हो सकता है। लगभग दोनों के साइन सेम है, एक दो ही चेंजेस हैं। मैंने आपको समझाया भी था एक क्लास के अंदर, टैकीकार्डिया टैकीपनी, अभी इस क्लास में मैंने आपको समझाया भी था। पेरिटोनाइटिस डेवलप हो सकता है, डेवलप हो सकता है जिसमें पेशेंट में फीवर एंड मसल रिजिडिटी देखने को मिलती है। एब्डोमिनल मसल रिजिडिटी लिखना, सॉरी यार, मसल रिजिडिटी और एब्डोमिनल मसल रिजिडिटी में बहुत अंतर है। मसल रिजिडिटी लिख दिया मतलब पूरी बॉडी के अंदर ही हो गया। एब्डोमिनल मसल रिजिडिटी देखने को मिलती है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो क्या है कि एक क्लाइंट हैड सर्जरी फॉर ए परफोरेटेड अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स परफोरेटेड हो गया, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, पेरिटोनाइटिस होगा, क्योंकि अपेंडिसाइटिस का कॉम्प्लिकेशन होता है क्या, पेरिटोनाइटिस। अब पेरिटोनाइटिस हो गया है, इन विच पोजीशन शुड द नर्स प्लेस इन क्लाइंट, कि क्लाइंट को कौन सी पोजीशन देंगे। तो मैंने आपको दोस्तों अच्छे से समझाया हुआ है कि हम ऐसे क्लाइंट को, अगर आपके पास ऑप्शन में सेमी फाउलर दे रखा है तो आंसर सेमी फाउलर होगा, अगर वो नहीं दे रखा तो फिर आप क्या लिखोगे, राइट साइड लाइन पोजीशन लिखोगे, राइट साइड लाइन पोजीशन लिखोगे। वो क्यों करते हैं, ये सर्जरी के बाद भी करते हैं कई बार क्लाइंट में। ठीक है, कई बार सर्जरी के बाद क्या होता है दोस्तों, परफोरेटेड हो जाता है अपेंडिक्स, तो हम एक ड्रेनेज लगा देते हैं, ड्रेन ट्यूब को लगा देते हैं, और उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को क्या देते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं या राइट साइड लाइन पोजीशन देते हैं। उसका रीजन क्या है वो समझाता हूँ दोस्तों। इसके कारण क्या होगा कि जैसे मान लो कोई भी पेशेंट है दोस्तों,
उसको सर्जरी हो गई और उसको परफोरेटेड अपेंडिक्स था विद लोकलाइज्ड पेरिटोनाइटिस। अब उसके अंदर मान लो ट्यूब डाली गई है सर्जरी के बाद में मान लो, ठीक है, तो जो इन्फेक्शन है ना दोस्तों वो ग्रेविटी के कारण क्या आएगा, बाहर आएगा। सर्जरी से पहले भी सेमीफॉलर पोजीशन देते हैं, क्यों, उसके कारण क्या होगा कि भाई जो भी अगर मान लो किसी भी कारण जो अपेंडिक्स है वो परफोरेटेड हो गई, रैप्चर हो गई, तो जो भी ड्रेनेज है, जो भी बाहर निकल रहा है अपेंडिक्स से, वो सब जगह एक जगह कलेक्ट रहेगा और हर जगह पर नहीं फैलाएगा, तो उसे पेरिटोनाइटिस के चांसेस क्या हो जाएंगे, थोड़े कम हो जाएंगे। इस कारण हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं दोस्तों, सेमीफॉलर पोजीशन देते हैं, ताकि जो भी ड्रेनेज है, वो जो ड्रेनेज है दोस्तों एक जगह पर क्या हो, कलेक्ट हो। और अगर बाहर ट्यूब लगाई गई है, ड्रेनेज ट्यूब सर्जरी के बाद में, तो उस ट्यूब में ग्रेविटी के कारण क्या हो जाए, बाहर उसका अच्छे से ड्रेनेज हो जाए। तो ध्यान रखना, अपेंडिक्स होने पर भी देते हैं और अगर सर्जरी के बाद ट्यूब लगाई गई है तो भी हम ये पोजीशन देते हैं। ऑप्शन में अगर आपको सेमीफॉलर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो फिर आपको राइट साइड लाइन पोजीशन देगा वो ऑप्शन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेमीफॉलर। अब यहाँ पर ये नहीं समझाऊंगा कि वे सिम्स क्यों नहीं देते, टेंडर को, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, दैट इज ए फैक्चुअल क्वेश्चन। सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सेमीफॉलर पोजीशन आ जाएगा। तो लिख लो, सीधे लिखो, अपेंडिक्स के पेशेंट में ड्रेनेज को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, एक जगह कलेक्ट करने के लिए सेमीफॉलर पोजीशन देते हैं, लिखो, अगर सर्जरी के बाद, अगर अपेंडेक्टोमी के बाद ड्रेन लगाया गया है, ट्यूब लगाते हैं ना, ड्रेन लगाया गया है तो भी सेमीफॉलर पोजीशन दी जाती है। अब वहां पर कलेक्ट नहीं होगा, उससे क्या होगा, बाहर आएगा, तो भी सेमीफॉलर पोजीशन दी जाती है, सेमीफॉलर पोजीशन दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो पेन है ना वो कहां होता है। ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट हु हैज पॉसिबल अपेंडिसाइटिस, द नर्स असेस द क्लाइंट फॉर रीबाउंड टेंडरनेस, प्लेस एन एक्स ऑन द इलस्ट्रेशन वेयर द क्लाइंट इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट पेन। ए क्लाइंट अपेंडिसाइटिस का, ठीक है, उसके अंदर तो रीबाउंड टेंडरनेस प्रेजेंट है, और एक हमें उस क्लाइंट के अंदर क्या करना है दोस्तों, वो जगह पर जहां पर पेन आपको लगता है, फील होगा, वहां पर आपको क्या करना है, इसको टिक करना है। तो दोस्तों उसके अंदर पेन कहां फील होगा, लगभग देखो आप ऐसे, तो जो पेन होगा दोस्तों वो मेनली, वैसे तो कई साइन पढ़ाई है मैंने आपको, मेन आप मैकबुर्ने साइन देखो, यहाँ पे पेन इज प्रेजेंट इन मेनली मैकबुर्ने पॉइंट। मैकबुर्ने पॉइंट ढूंढोगे तो जो इलियक जो स्पाइन है दोस्तों और जो अम्बलाइकस है उससे यहाँ पर आप सीधी क्या खींचोगे, लाइन खींचोगे, और लगभग जो अम्बलाइकस है उससे 1/3 दूरी पे और इलियक स्पाइन से 2/3 दूरी के ऊपर जो पॉइंट पाया जाता है, उस पॉइंट के ऊपर क्या होता है दोस्तों, पेन फील होता है। तो हम इस प्रकार से क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे, तो इस जगह पे क्या होता है दोस्तों, पेन फील होता है। इसे हम मैकबुर्ने पॉइंट के नाम से जानते हैं। अगर हम इसी जगह प्रेस कर रहे हैं और अगर यहीं पेन हो रहा है तो ये मैकबुर्ने साइन कहलाएगा। लेकिन अगर अब यहां पर न करके प्रेस हम इस साइड कर रहे हैं फिर भी पेन इधर हो रहा है दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, इसे हम रोव साइन के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम जानेंगे, रोव साइन के नाम से जानेंगे, रोव साइन के नाम से जानेंगे। इसके अलावा अगर हम इंटरनल रोटेशन करते हैं दोस्तों हिप जॉइंट का, उसके कारण से अगर पेशेंट को यहां पर पेन फील हो रहा है तो इसे हम ऑब्टूरेटर बोलेंगे। और अगर हम हाइपर एक्सटेंशन कर रहे हैं उसके कारण अगर पेन फील हो रहा है दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, इसे हम किस नाम से जानेंगे, सोस साइन के नाम से जानेंगे। और अगर कफिंग के कारण यहाँ पेन फील हो रहा है दोस्तों, तो इसे हम डनफी साइन के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे, डनफी साइन के नाम से जानेंगे। तो ये कई सारे साइन प्रेजेंट होते हैं इसके, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिख लो, लिखना चाहो तो, कि अपेंडिसाइटिस में मैकबुर्ने पॉइंट पर पेन फील होता है, मैकबुर्ने पॉइंट पर पेन फील होता है। अगर मैकबुर्ने पॉइंट ऑप्शन में नहीं आएगा तो राइट लोअर क्वाड्रेंट लिखा हुआ आएगा, और वो भी नहीं लिखा होगा तो राइट इनग्वाइनल फोसा लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा ये। ए हैरिस प्लस इज ऑर्डर्ड टू रिड्यूस ए क्लाइंट्स फ्लैटस आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। आपको कार्मिनेटिव एनीमा पढ़ाया था ना मैंने। कार्मिनेटिव एनीमा में क्या करते हैं हम दोस्तों,
फ्लैटस को रिमूव करते हैं तो जो ट्यूब डाली जाती है वो क्या है, उसका नाम क्या है, हैरिस प्लस है। ठीक है, उस हैरिस प्लस को हम क्या करते हैं दोस्तों, इंसर्ट करते हैं और उस इंसर्ट करके हम फ्लैटस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उसे हम किस नाम जानते हैं, हैरिस प्लस के नाम से जानते हैं। बस इतना सा समझ लो, बहुत ज्यादा पढ़ने, आपको मैंने एनीमा पढ़ाया था, जब अच्छे से पढ़ाया था मैंने आपको। तो दोस्तों कार्बोनेटिव के अंदर जो फ्लैटुलेंस बन गई उसको बाहर रिमूव करना है, जो ट्यूब जाएगी वो हैरिस ट्यूब कहलाती है। ठीक है, कई बार इस ट्यूब का यूज हम, हैरिस ट्यूब का यूज हम जो एब्डोमिनल जो स्टूल जो है ना उसको सॉफ्ट करने में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, दोनों में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन सिंपल सा है, हाउ मेनी इंचेज शुड द नर्स इंसर्ट द रेक्टल कैथेटर। तो रेक्टल कैथेटर को कितने इंच क्या किया जाता है दोस्तों, इंसर्ट किया जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर आएगा 4 इंच इंसर्ट किया जाता है। अब ये नहीं बताऊंगा मैं 2 इंच क्यों नहीं किया जाता, 6 इंच क्यों नहीं किया जाता, जहां तक हमें पहुंचाना है उस साइड तक 4 इंच क्या होता है, इनफ होता है। तो उससे कम में भी नहीं काम चल सकता और उससे ज्यादा में भी परफोरेटेड कर सकता है। ये किसी भी चीज को अल्सरेशन कोज कर सकता है, उसको वहां पर ठीक है परफोरेट कर सकता है। तो वो चीज हम यूज नहीं करेंगे। तो मेनली 4 इंच रेक्टल कैथेटर क्या करते हैं, हम इंसर्ट करते हैं। तो लिखो हैरिस प्लस का यूज, हैरिस प्लस का यूज फ्लैटस को रिमूव करने में किया जाता है। गैस को, फ्लैटस को रिमूव करने में किया जाता है, रिमूव करने में किया जाता है, फ्लैटस को रिमूव करने में किया जाता है, जिसके कैथेटर को हम, जिसके रेक्टल कैथेटर लिखो, जिसके रेक्टल कैथेटर को हम, जिसके रेक्टल कैथेटर को हम 4 इंच इंसर्ट करते हैं, 4 इंच अंदर इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे आज की क्लास के क्वेश्चंस। एक बार मैं सबको वापस से आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूं। तो पहला क्वेश्चन था माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम से था, हाई प्रोटीन डाइट देंगे, हाई कैलोरी लो फैट डाइट देंगे और ग्लूटीन फ्री डाइट देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों कि कैसी डाइट दी जाती है, वही है माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम में सीलेक स्प्रू के अंदर, तो ग्लूटीन फ्री डाइट दी जाती है। तीसरे क्वेश्चन में है कि भाई हम क्या क्या चीजें नहीं देंगे, तो ओटमील और राई ब्रेड नहीं देंगे। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों स्टूल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, स्टेटोरिया या फिर फैट ग्लोब्यूल्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि क्या क्या चीजें हम इसके अंदर दे सकते हैं, तो ऑमलेट दे सकते हैं, स्पिनच दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर दिन को देने में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों कि क्या देखने को मिलता है अपेंडिसाइटिस के अंदर, तो रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलती है, रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलती है। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दूंगा, मैं अगर कि यहाँ पर हाइपर फ्लेक्शन है या हाइपर एक्सटेंशन है, इसको मैं एक बार आपको जरूर देख के बताऊंगा ना, इस पर थोड़ा सा आप एक स्टार लगा लेना कि यहाँ पर हाइपर फ्लेक्शन है या हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द राइट हिप है। ठीक है, इसको एक बार मैं जरूर देख के आपको बताऊंगा, कि मुझे लग रहा है कि डाउट है मुझे थोड़ा इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगली क्लास में अगर गलत होगा तो मैं बता दूंगा और सही होगा तो नहीं बताऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर किसी क्लाइंट को पेरिटोनाइटिस हो गया अपेंडिक्स के रैप्चर होने के कारण, तो क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, फीवर एंड एब्डोमिनल मसल रिजिडिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसके अंदर क्या है कि भाई अपेंडिक्स परफोरेटेड अपेंडिक्स का क्लाइंट है और पेरिटोनाइटिस हो गया तो कौन सी पोजीशन देते हैं, तो सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन देते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई कहां पर पॉइंट को आप नोट करोगे, तो मैकब्रोने पॉइंट पे करेंगे हम। ठीक है, और जो हैरिस जो प्लस है उसके रेक्टल कैथेटर जो है उसको हम कितने इंच इंसर्ट करते हैं, तो 4 इंच इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा पढ़ने के अंदर। तो सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।